Let's start with the chapter Kinetic Theory of Gases, KTG. स्टेट टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द रिड्यूस पोर्शन, इसके अंदर से कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस है वो पोर्शन देख लेते हैं हम लोग. तो अगर हम रिड्यूस पोर्शन की बात करें तो कौन कौन सा टॉपिक इसमें नहीं है, दैट इज 3.2 वाला पार्ट नहीं है, 3.3 वाला पार्ट नहीं है, 3.4 भी नहीं है आई थिंक, और देन 3.8 एक सेक्शन है, ये भी नहीं है हमारा इसमें, एंड देन 3.8 कंप्लीट नहीं है, और फिर जो है आई थिंक पीछे का सब कुछ है इसके अंदर ऑलमोस्ट. ठीक है ना, ये पोर्शन जो है ये नहीं है, ये रिमूव हो चुका है, तो ये पार्ट हमारा रिमूव हो गया है, बाकी सब कुछ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, फर्स्ट स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन से. और अगर हम इंट्रोडक्शन के अंदर बात करें तो एक ही टॉपिक जो है, बिकॉज केटीजी मतलब क्या हो गया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं. किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, आइडियल गैस की बात करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस के पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ही होती है ना, ओनली काइनेटिक एनर्जी. दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस होती है. नो पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल गैस के केस में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ एक इक्वेशन हमारे दिमाग में आती है, दैट इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी. ठीक है ना, दैट इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू nRT, where P stands for the pressure, V stands for the volume, N stands for the number of moles, and R stands for the universal gas constant, and T stands for the temperature. क्लियर है. और एक और प्यारी सी डेफिनेशन है इसकी कि आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो विच फॉलो ऑल द गैस लॉ, ये एक और इसकी डेफिनेशन होती है. अब इसमें कौन कौन से गैस लॉ ये आपने पहले भी पढ़े हैं, ऑल गैस लॉज. अब इसके अंदर हमारे कुछ लॉज है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो बॉयल्स लॉ मैंने इस तरह से आपको बताया था याद रखने का, बीटी सीपी एंड जीवी. बीटी सीपी एंड जीवी मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा फर्स्ट बॉयल्स लॉ हो गया है. सेकंड था सीपी, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इट मींस ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ आ गया है. और गेल-लुसाक्स लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दिस इज योर गेल-लुसाक्स लॉ. दिस इज द 2-3 लॉ जो हमें याद रखने हैं. ठीक है ना, बॉयल्स लॉ में ये यहाँ पे याद रखने का तरीका बीटी सीपी एंड जीवी. अब यहाँ पर आर के मतलब जो, या आर से आपको कंफ्यूजन आया हो या किसी को पता ना हो, वैसे तो पता होना चाहिए, दिस आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये आर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और इस R का वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, ये R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यूनिट के साथ याद रखेंगे, जूल पर मोल केल्विन. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक. तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारा इसके बारे में. देन ये जो N है, N के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं. ये N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स. इफ वी टॉक अबाउट द N, N मींस होता है नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स पे भी हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, गिवन मास, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास. एम नॉट मतलब होता है मोलार मास, और कैपिटल एम का मतलब होता है मास ऑफ गैस. क्लियर है. और एक और फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन ए, एन ए मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर. और ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, ये हो गया हमारे पास में. अब यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल सा कांस्टेंट हम लोग को देखना है, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो देख लेते हैं. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम केवी से डिनोट करते हैं, एंड फॉर्मूला इज आर अपॉन एन ए. मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दीजिए
6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 23 रहता है इसमें, और इसका वैल्यू 8.314 होता है। रखने पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो दिस इज अबाउट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो सेगमेंट है, जिसमें जो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं वो याद होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ और देना चाहूंगा यार, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। बेसिकली वो पार्ट रिमूव हो गया है, बट स्टिल हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए शांति से सुन लेंगे फटाफट हम लोग, उसको मैं लिखूंगा नहीं। आइडियल गैस की जब हम बात करते हैं तो जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, इलास्टिक बॉडीज होती है, और वो जब कोलाइड करते हैं किसी अनदर मॉलिक्यूल से, है ना, जब वो मॉलिक्यूल्स किसी अनदर मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं या वॉल से कोलाइड करते हैं, तो वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। हमेशा कौन सा होता है वो कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन होता है। एक ये बात हमेशा याद रखनी है। क्लियर हो गया है? उसके बाद में अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली, वो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, दैट इज मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो गया बेसिकली। जब ये पार्टिकल यहाँ से, ये दूसरा पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने के लिए जो ये जो पाथ ट्रैवल कर रहा है, फ्रीली जो पाथ ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जो पाथ ट्रैवल कर रहा है ना, विद कांस्टेंट वेलोसिटी जो पाथ ट्रैवल कर रहा है, that path is known as the free path between the two successive collision के बीच में जो हमारे एक फ्री पाथ जो ट्रैवल हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ बोल दिया है। और n नंबर ऑफ फ्री पाथ होंगे, बिकॉज एक मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे? मीन फ्री पाथ निकालेंगे। और दैट मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू λn डिवाइड बाय n, एंड इट्स n का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्लियर है? और यहीं से एक फॉर्मूला और बनता है, ये आपके कहीं पे भी बोर्ड्स में काम नहीं आएगा क्योंकि बोर्ड्स में से ये अभी रिमूव कर दिया है। बाकी ये फॉर्मूला है √2 पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में n अपॉन v। यहाँ पर d का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, v का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर है? दिस इज अबाउट द मीन फ्री पाथ। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं वापस से बोलूंगा, इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट रिमूव हो गया है। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन में करवाने वाला हूँ दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड्स एग्जाम, दैट इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, दैट इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखेंगे यार, क्या किया हमने यहाँ पर, ये रहा, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, एक्स वाई दिस जेड एक्सिस, या फिर मान लेते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए, ये रहा एक कोई भी हमने कंटेनर या ब्लॉक ले लिया है, ठीक है। ये हमारे एक क्यूबिकल कंटेनर लिया है हमने, क्या लिया है? एक क्यूबिकल कंटेनर है। आई रिपीट, क्यूबिकल कंटेनर है, या क्यूबिकल वेसल भी आप बोल सकते हो, क्यूबिकल कंटेनर और वेसल। इसकी लेंथ जो है वो L दिया हुआ है, और इसके अंदर हमने आइडियल गैस से इस क्यूबिकल कंटेनर को फिल कर दिया है। इसके अंदर क्या है? आइडियल गैस है। और आइडियल गैस के, जैसे हमने बोला कि सारे मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस का आइडेंटिकल होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का मास है m। m का मतलब क्या हो गया है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कैपिटल M का मतलब मास, टोटल मास ऑफ गैस, गैस का टोटल मास। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ईच मॉलिक्यूल के मास को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से।
V का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। दैट इक्वल टू एल क्यूब, दैट इक्वल टू एल क्यूब। देवांश क्या इतने पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख रहा है यार? ठीक है, एल क्यूब के इक्वल होने वाला है। देन उसके बाद में अगर हमें डेंसिटी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, एंड दैट मास इज गिवन, मास गिवन हमारे ईच मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ से हमें डेंसिटी ऑफ गैस भी मिल जाएगा। अब बेसिकली आपको निकालना है प्रेशर, निकालना है क्या, फाइंड आउट करना है, प्रेशर निकालना है। अब जब हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की बात करेंगे, तो प्रेशर को निकालने का तरीका क्या है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को निकाला जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये इस तरीके से हम लोग जाएंगे। तो पहले अगर मैंने चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम से फोर्स निकालेंगे, फिर फोर्स से प्रेशर निकालेंगे। परफेक्ट है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि अगर हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स को निकालना है तो उसके लिए चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे होंगे, और ये मॉलिक्यूल्स के पास में v1 जो है मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ, हर मॉलिक्यूल्स के पास में मे बी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है, मे बी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो, इसको मैं लिखूंगा वी एक्स 1 आई कैप प्लस वी वाई 1 जे कैप प्लस वी जेड 1 के कैप। ठीक है, तो अब पहले हम कौन से डायरेक्शन में देखेंगे? एक्स डायरेक्शन में देखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में हमने क्या निकाला? चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि हमारे पास में वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये रही वो हमारी वॉल, और इस वॉल का जो एरिया है वो है एल स्क्वायर, इसका एरिया है। अब मॉलिक्यूल्स ये आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? वीएक्स से आ रहा है। हिट करने के बाद में इसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हिट करने के बाद में इसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और दोस्तों, कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। और जब भी कोई बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करती है, ध्यान से समझना, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, हिट करने के बाद रिबाउंड होगी सेम वेलोसिटी के साथ। इलास्टिक कोलिजन में कभी भी हेवी ऑब्जेक्ट के साथ में अगर कोई बॉडी कोलाइड करती है तो सेम वेलोसिटी के साथ रिबाउंड हो जाती है। सेम वेलोसिटी के साथ क्या हो जाती है? रिबाउंड हो जाती है। सेम वेलोसिटी के साथ रिबाउंड हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए, हमारे तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी, नेगेटिव एक्स में थी इसलिए माइनस वी एक्स लिखा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्स में इसलिए पॉजिटिव रखा वी एक्स। तो दिस बिकम माइनस 2m इंटू वी एक्स आया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हमें आया चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। बट अगर आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन किसकी वजह से? ड्यू टू मोमेंटम में जो चेंज आया वो किस वजह से आया? मॉलिक्यूल 1 की वजह से, एक मॉलिक्यूल की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया है वॉल के। तो जिससे हमें न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ पता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम में चेंज आया है वो सेम मोमेंटम में चेंज किस में मिल रहा है? वॉल में भी मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना मोमेंटम में चेंज मॉलिक्यूल्स के आया है, सेम मोमेंटम में चेंज किस में रहेगा? वॉल में भी रहने वाला है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख देना है। तो दिस बिकम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2m इंटू वी एक्स 1, फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसलिए Vx1 चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब हमें फोर्स निकालना है। देखो, अब आप बोलेंगे सर वॉल के मोमेंटम में चेंज को ही क्यों निकाला?
मॉलिक्यूल वाले से काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें जो फोर्स फाइंड आउट करना है वो फोर्स किसने अप्लाई किया? गैस ने अप्लाई किया। किसके ऊपर? वॉल के ऊपर। अगर वॉल के ऊपर फोर्स लगेगा तो किसके मोमेंटम में चेंज होना चाहिए? वॉल के मोमेंटम में चेंज होना चाहिए ना यार। तो हम यहाँ पे जो फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूल 1, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मॉलिक्यूल 1 इक्वल टू क्या होगा? ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल अपॉन टाइम, दैट बिकम 2m इंटू vx1 अपॉन टाइम। अब आपको वो टाइम निकालना है, तो स्मार्टली प्ले करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक टी है। अब कोई भी मॉलिक्यूल हिट करता है, अगर हिट करने के बाद वापस इसको हिट करना है यहाँ पे, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? पहले वो l डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वापस इधर आएगा l डिस्टेंस, 2l डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कितनी स्पीड से? वो स्पीड तो सेम ही है इसकी, vx। तो vx स्पीड से ही वापस से l डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल 2l डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम स्पीड, विच इज vx। सिर्फ आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मॉलिक्यूल 1 की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल 1 की एक्स डायरेक्शन की स्पीड, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस बिकम 2 से 2 आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर x1 अपॉन एल। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूल 1 का एक्स डायरेक्शन का फोर्स। सिमिलरली आप मॉलिक्यूल 2 का भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल 3 का भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे। तो अगर हम टोटल फोर्स निकालें, टोटल फोर्स x डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर मॉलिक्यूल का फोर्स निकालें x डायरेक्शन में और उसको ऐड कर दीजिए, और इस तरीके से आपको जो टोटल फोर्स मिलेगा वो मिलेगा m/l ब्रैकेट में vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर अप टू vxn का स्क्वायर आ गया। ये आ गया फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। देन उसके बाद में फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकालते हैं। वाई डायरेक्शन क्या होगा? Fy इक्वल टू m/l। फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? vy1 का स्क्वायर प्लस vy2 का स्क्वायर अप टू vyn का स्क्वायर। फोर्स इन जेड डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन क्या है? देखिए, m/l vz1 का स्क्वायर प्लस vz2 का स्क्वायर अप टू vzn का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन टोटल मिल गया है। अब फोर्स मिलने के बाद में बेटा अगर आपको प्रेशर निकालना ही है, फोर्स निकलने के बाद में आपको प्रेशर निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन का प्रेशर क्या होगा बताओ? एक्स डायरेक्शन में प्रेशर क्या होने वाला? Px इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, दैट बिकम, एरिया कितना है? एल स्क्वायर है, तो एम एल क्यूब कर दीजिए, ब्रैकेट में सेम डाल दीजिए, vx1 का स्क्वायर vx2 का स्क्वायर अप टू vxn का स्क्वायर। प्रेशर इन वाई डायरेक्शन में निकालिए, Fx अपॉन एरिया इक्वल टू m अपॉन एल क्यूब, ये यहाँ पर vy1 का स्क्वायर प्लस vy2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड प्रेशर इन जेड डायरेक्शन भी हमें इस तरह से मिल जाता है। अरे हाँ या ना? अब प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन आ गया, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन आ गया, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन आ गया है। अभी क्या करना है नेक्स्ट? कुछ नहीं, अब हमारे पास्कल्स लॉ के हिसाब से तीनों ही प्रेशर इक्वल है, चाहे प्रेशर एक्स डायरेक्शन का हो, वाई डायरेक्शन का हो या जेड डायरेक्शन का हो।
तीनों प्रेशर इक्वल होते हैं एंड दैट इक्वल टू प्रेशर P। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं Px प्लस Py प्लस Pz करूँ तो दिस बिकम हो जाएगा 3P, और वहां से मुझे P का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। और इन तीनों को जब आप ऐड करते हो, बड़े स्मार्टली प्ले करो, इन तीनों को जब आप ऐड करते हो तो इसमें से एक पार्ट कॉमन आ रहा है, वो है m/l³। तो 1/3 स्मॉल m अपॉन l³ तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर। आपको नहीं लगता है कि ये जो मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा मैं v1 का स्क्वायर इक्वल टू vx1 का स्क्वायर vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर, है ना। तो हमने इस मैग्नीट्यूड को यहाँ से 1 बाय 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, vx1 का स्क्वायर vy1 का स्क्वायर vz1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, v1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर vy2 का स्क्वायर vz2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है जो आपको याद रखना है, वो है vrms का। vrms का एक फॉर्मूला बनता है, वो आपको याद रखना है। vrms मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर कर दो, हर स्पीड का स्क्वायर करके ऐड करना है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सो ऑन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू vn के स्क्वायर को वी कैन राइट n इंटू वी स्क्वायर RMS। तो प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल M, l³ को आप लिख देंगे वॉल्यूम, और ये आ जाएगा v स्क्वायर RMS। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब n इंटू स्मॉल m जो है इसको हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द गैस, दैट इज total mass of the gas upon volume of the gas, v स्क्वायर RMS। मास अपॉन वॉल्यूम जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। चलिए, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ तक आ गया हमारे पास में। अब देखो यार, यहाँ से एक फॉर्मूला ये तो बन गया है, अब यहीं से हमें एक और VRMS का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको कंपेयर करो, देखो क्या आएगा, 3 इंटू प्रेशर ऑफ गैस अपॉन रो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और हमें पता है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं RT अपॉन एम नॉट, ये मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया हुआ है, एम नॉट मतलब मोलार मास। और एक और लिख सकते हैं KB अपॉन T अपॉन स्मॉल m का मतलब होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपको VRMS का फॉर्मूला मिलेगा, एक तो मिलेगा 3RT अपॉन m, 3RT अपॉन, यहाँ से हमें VRMS का फॉर्मूला मिल जाएगा 3RT अपॉन एम नॉट मतलब मोलार मास हो गया है। और एक फॉर्मूला ये भी मिलेगा 3kBT अपॉन स्मॉल m मतलब होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज अबाउट द VRMS,
ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, VRMS भी क्लियर है, प्रेशर का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया हम लोगों को। देन उसके बाद में आपके रूट मीन स्क्वायर पे भी आप डेरिवेशन और ये है, मतलब ये आपको ये भी डिराइव करके लिखना आ सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है प्रॉपरली, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक और हम चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। पहले हम ईच मॉलिक्यूल के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिखेंगे। ईच मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 m इंटू एवरेज में आप V²RMS लिख दीजिए। अगर हम पूरी गैस की बात करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, 3 मार्क्स का तो शरावनी आएगा आएगा। उसमें क्या हो जाएगा, आप स्मॉल m की जगह पे आप क्या ले लेंगे, स्मॉल m की जगह पे कैपिटल M ले लीजिए। कैपिटल M इज मास ऑफ गैस एंड V²RMS आ गया है। अब स्मार्टली प्ले कर लीजिए यार, यहाँ पे V²RMS को, V²RMS को आप क्या लिख सकते हैं, V²RMS को आप या तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहे तो इन दोनों को कंपेयर करके ये जो है mv² को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 3pv से, mv² को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 3pv से और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 3/2 प्रेशर इंटू वेलोसिटी। यहाँ से mv² को आप सब्सटीट्यूट कर दो, 3 इंटू वी को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, 3pv/2 मिल जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से। क्लियर है? तो इस तरह से हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल का भी फॉर्मूला मिल गया है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का भी मिल गया है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करना चाहे तो ये आ जाएगा 3/2 पीवी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए, तो ईच मॉलिक्यूल का भी मिल जाएगा। जैसे ये गैस का है, इसमें डिवाइड कर दो n से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो एक मॉलिक्यूल का मिल जाएगा हमें, ईच मॉलिक्यूल का मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और फिर आप इसको चाहे तो वो जो हमारा फॉर्मूला है वहां से भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम को हमारा जो फॉर्मूला है ना, पीवी इक्वल टू एन के बी टी, एक ये फॉर्मूला भी है, तो यहाँ से भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं 3/2 के बी टी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, वन वन ही है वो, 1/2 है वो और कुछ नहीं है। डन। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा सिनोप्सिस वाला पार्ट आया है। अब इसमें आपने देखा होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हटा दिया गया है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज आता है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। जस्ट आप वापिस से मीटिंग रिज्वाइन करें बच्चा लोग, वापिस से मीटिंग रिज्वाइन करें, हम वहां पे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अगेन उसको हम लोग थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ के अंदर लिखवाऊंगा और वो उतना इंफॉर्मेशन आपको एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है ना? तो इंफॉर्मेशन क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे यार। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैस लिख लेता हूँ, हमारे जो गैस के टाइप है, जैसे मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होता है ना। आपको ये टेबल याद रखनी है, पहले हमें ये डेरिवेशन भी याद रखना पड़ता था, लेकिन अभी ये सिर्फ टेबल ही याद रखनी है, क्योंकि वो डेरिवेशन वाला पार्ट तो रिमूव कर दिया है। मोनो एटॉमिक, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, तो मोनो एटॉमिक गैस के अंदर बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिर यहाँ लिखूंगा मैं CV, CV का मतलब होता है हमारे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर यहाँ लिखूंगा मैं CP, CP का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर मैं यहाँ लिखूंगा गामा, गामा का मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, और वी कैन से दिस इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि मोनो एटॉमिक गैस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, जिसको मैं F से डिनोट करता हूँ जनरली, मोनो एटॉमिक गैस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सिर्फ 3 होता है। इसमें ओनली ट्रांसलेटरी मोशंस होते हैं। कौन से मोशन होते हैं इसमें?
ओनली ट्रांसलेटरी मोशंस, ठीक है। और इसमें अगर हम सीवी की बात करें तो सीवी के मैं फॉर्मूले यहाँ पे आपको लिखना चाहूंगा। सीवी का एक फॉर्मूला होता है F/2 इंटू आर। एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख देंगे CV इक्वल टू हो जाएगा 3/2R, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो भी यहाँ लिख देते हैं, R/गामा-1, ठीक है। अब CP की बात करेंगे। CP के केस में क्या आ रहा है फॉर्मूला? CP के केस में होगा आपका सीधा सा फॉर्मूला CV प्लस R, एक तो ये लिख दीजिए और दूसरा लिख दीजिए R/गामा-1। क्लियर है? तो यहाँ से आपको CP का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 5/2R। और अभी यहाँ पे आप देखिए गामा की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है CP/CV, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा का वैल्यू यहाँ पे 5/3। और एक फॉर्मूला और है, वो भी याद रखिए, 1 + 2/F। दोस्तों ये फॉर्मूले सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई रिपीट अगेन, ये फॉर्मूले सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी आपके यहाँ लिखे हुए हैं ये छोटे से फॉर्मूले यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है अगर हम सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गया मोनो एटॉमिक की बात हमारी अच्छे से। अब बात करते हैं हम सेकंड जो है हमारा, वो है डायटोमिक। अब डायटोमिक में भी 2-3 कैटेगरी है, वो हम लोग देख लेते हैं। डायटोमिक की बात करेंगे, डायटोमिक के अंदर भी जो हमारी कैटेगरीज है उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब क्या हो रहा है? जिसमें हम वाइब्रेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जिसमें वाइब्रेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 5 होता है। 5 में 3 तो ट्रांसलेटरी होते हैं और 2 क्या होते हैं बेटा? रोटेशनल होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो CV का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? 5/2R मिलेगा। CP का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पे? 7/2R मिलेगा। गामा का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? 7/5 मिलेगा। क्लियर है ये तो हो गया हमारा डायटोमिक की बात। नाउ थर्ड जो है हमारे इसमें, वो है डायटोमिक की ही बात करेंगे अगेन, लेकिन डायटोमिक में भी कौन से बेटा? नॉन रिजिड। डायटोमिक में भी कौन से? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड की बात करेंगे मतलब यहाँ पर आप वाइब्रेशन भी लेंगे, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। और ये है 7, जिसमें 3 किसकी वजह से आ रहे हैं? ट्रांसलेटरी की वजह से आ रहे हैं। 2 किसकी वजह से आ रहे हैं? रोटेशन की वजह से आ रहे हैं। और 2 किसकी वजह से आ रहे हैं? वाइब्रेशन की वजह से। रिमेनिंग 2 किसकी वजह से आ रहे हैं? वाइब्रेशन की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम CV के फॉर्मूले की बात करें तो ये आएगा 7/2R आ रहा है। CP के फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9/2R आ रहा है। और गामा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 9/7 आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको, है ना। अब नेक्स्ट एक और हमारे पास में अगर हम लोग देखें, वो है डायटोमिक का, तो हमने इजीली देख लिया। नेक्स्ट है ट्राई एटोमिक। नेक्स्ट क्या है? ट्राई एटोमिक। नेक्स्ट हमारा आता है, वो आएगा ट्राई एटोमिक। तो थर्ड हम बात कर रहे हैं ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक के अंदर, ट्राई एटोमिक में भी एक काम करो ना यार, ट्राई एटोमिक में भी अगर आप रिजिड ले रहे हो, है ना, ट्राई एटोमिक में भी केस डाल रहा हूँ रिजिड एंड लीनियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया, लीनियर मतलब ऐसे अटैच है ये। रिजिड एंड लीनियर हो गए, उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 5 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ये भी डायटोमिक की तरह ही मूव करेंगे, इसमें भी 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशन ही होंगे। अगर वो लीनियर है तो, लीनियर है तो 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशन ही रहेंगे। और यहाँ पर भी CV का वैल्यू वही 5/2R आ आएगा, CP का वैल्यू 7/2R आएगा, और गामा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे भी 7/5। लेकिन अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, आई रिपीट, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो उस केस में क्या रहने वाला है? देखो, तो यहाँ पर वापस से बात करेंगे ट्राई एटोमिक। देखना है यहाँ पे ट्राई एटोमिक लिखा है अगेन, और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अगेन रिजिड लिख रहा हूं, लेकिन नॉन लीनियर है। एंड नॉन लीनियर, नॉन लीनियर जैसे ट्राइंगल की तरह इस तरीके से है। अब इस केस में यहाँ पर हमारा F जो है वो 6 होगा। अब इसमें 3 ट्रांसलेटरी है प्लस 3 रोटेशन है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपका CV जो मिलेगा वो मिलेगा 3R मिलेगा, क्योंकि 6R/2 3R। CP जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 4R मिलेगा।
और गामा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 4/3 मिलेगा। एंड द लास्ट अगर हम बात करें इसकी, नेक्स्ट जो है ट्राई एटॉमिक का हो गया, ये हमारा रिजिड नॉन लीनियर भी देख लिया हम लोगों ने। अब ट्राई एटॉमिक के अंदर ही हम नॉन रिजिड के केस में भी बात कर लेते हैं। नॉन रिजिड अगर कोई हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, जो आपका ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें आप क्या कीजिए, 6 तो है ही है, 6 + 2m कर दीजिए। 2m क्या हो रहा है ये ध्यान देना, 3 ट्रांसलेटरी है बहुत बढ़िया, 3 रोटेशन है बहुत बढ़िया, प्लस m इंटू 2 वाइब्रेशन। मतलब एक डायरेक्शन में 2 वाइब्रेशन के मोड होते हैं, एक डायरेक्शन में 2 वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। m का मतलब होता है नंबर ऑफ डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। मान लो x और y दोनों में वाइब्रेट कर रहा है तो m को 2 रखना, 4 वाइब्रेशन के मोड हो जाएंगे। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें 2 एनर्जी के मोड रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से cv का वैल्यू मिलेगा, आप इसको पुट करना है यहाँ पे, 3/m मिलेगा, cp का वैल्यू मिलेगा 4 + m मिलेगा, और गामा का वैल्यू 3 + m r लगाना ना भूले, 4 + m r, और गामा का वैल्यू मिलेगा 4 + m अपॉन 3 + m। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये, है ना, इसको आपको याद रखना है। और ये आपको पूरा जो अभी तक जो रिमूव पार्ट है उसका हर मतलब एक तो वो भी हमारा कवर हो गया है, बट और साथ साथ में सीईटी के न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प कर देगा, और जेई के भी न्यूमेरिकल हिस्से बन जाएंगे। आपको ये सिर्फ ये टेबल अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर है? देन उसके बाद में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 3.8 तो रिमूव किया है इन्होंने, लेकिन 3.9 रिमूव नहीं किया है, और 3.9 के अंदर ही ये सारे रिलेशन है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको लिखा है। ठीक है, तो वो सारे रिलेशंस आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं 3.8 और 3.9 वाले। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन जो है, एक और फॉर्मूला जो बनता है हमारा, न्यूमेरिकल्स बनेंगे ही बनेंगे डेफिनेटली यार। और मैंने आपको अपने स्टेट टेक्स्ट बुक से जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब भी आपको उसमें दिख रहे थे कि डायटोमिक मोनोएटोमिक का क्वेश्चंस में मेंशन काफी है। और एक थियरी क्वेश्चन जो बन सकता है वो है 3.9 वाले सेक्शन से, जिसमें ये हमने हर चीज को प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये पूरी टेबल जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, और उसी में एक रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है मेयर्स रिलेशन, है ना। एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोरदार इंपॉर्टेंट है, वो है मेयर्स रिलेशन। अब मेयर्स रिलेशन कुछ नहीं है, दैट इज Cp - Cv = R। इस रिलेशन को हमें याद रखना है, दैट इज Cp - Cv = R। और कंडीशन याद रखेंगे, Cp, Cv और R इन तीनों की यूनिट जो है, इन तीनों की यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो जूल पर मोल केल्विन ही होनी चाहिए, है ना। इन तीनों की यूनिट जूल पर मोल केल्विन भी होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, किलो जूल में अगर लिख रहे हो तो नीचे किलो मोल होना चाहिए, किलो मोल केल्विन, ये यूनिट रहे इसकी, ये ध्यान रखें हम लोग। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसको डिराइव करने का भी तरीका बताओ यार, हमें तो डिराइव करना है ना, जैसे कि आपके बोर्ड के बुक के अंदर तो इसको डिराइव करके बताया गया है बकायदा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ यूज करना पड़ता है, और वो फर्स्ट लॉ है Q = डेल्टा U प्लस W। फर्स्ट लॉ क्या है? Q = डेल्टा U प्लस W। और इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें वो जो गैस है, गैस को हीट करना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमें गैस को हीट करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करना पड़ेगा। उससे इस Q का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कभी भी किसी गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो जो हीट का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है NCP डेल्टा T। पता है ना हमारे को, जब हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट Q = NC डेल्टा T, और जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कौन सी लेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाली लेंगे। और डेल्टा यू का तो हमें बचपन से ही फॉर्मूला पता है, हमेशा डेल्टा यू का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी।
क्या होता है इसका फॉर्मूला? NCV डेल्टा टी। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। ये याद रखेंगे। अब यहाँ पुट कर दिया इसको NCV डेल्टा टी, और आपको कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वर्क डन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये सारा हम थर्मोडायनेमिक्स वाले में हम वापिस से भी देखेंगे इसको। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इनको डिराइव करना कैसे कैसे आया, क्या आया, वो थर्मोडायनेमिक सेक्शन में देखेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला याद रखें। अब आगे बढ़ेंगे। अब वर्क डन के अंदर अब देखिए P डेल्टा V, क्या हम P डेल्टा V को ऐसे लिख सकते हैं PV2 माइनस PV1 विच इज इक्वल टू NRT2 माइनस NRT1, और यहाँ से NR कॉमन बाहर आ जाएगा, T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T लिख सकते हैं। तो दिस बिकम NR डेल्टा T। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा N डेल्टा T कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है, और इक्वेशन बन रही है CP इक्वल टू CV प्लस R। और यहाँ से एक ब्यूटीफुल सी इक्वेशन हमें मिल जाती है जिसको हम मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, Cp माइनस CV इक्वल टू R। ये प्रूव हो चुका है। ये एक और प्रूफ मैंने आपको करवा दिया है। अब दूसरा एक और यहाँ पर हम लोग देखें, वो भी पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, एंड दैट पॉइंट इज नोट में इफ अगर हमारे पास में स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो है, ये इसको हम SP माइनस SV लिख देंगे, और ये हो जाएगा R बाय M। कब R बाय M करना है? M नोट लिख देते हैं। कब R बाय M नोट करना है? जब स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या दिया हुआ हो? जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ हो। यूनिट क्या दिया हुआ हो? जूल पर केजी केल्विन हो यूनिट। ये याद रखें, जब यूनिट किस में दिया हो? जूल पर केजी केल्विन में दिया हुआ हो, तो आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 है, जूल पर मोल केल्विन है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलार मास से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको मोलार मास से। ये एक चीज को आपको दिमाग में बैठा देना है अच्छे से। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, डन। तो दिस इज अबाउट दी, अगर यही कैलोरी में दिया हुआ हो, अगर इसी को किस में दिया हुआ हो, अगर ध्यान देना बेटा, अगर यही S डैश P लिख देता हूँ, S डैश B लिखा हुआ लिख देता हूँ, अगर इसी को उन्होंने कैलोरी पर केजी केल्विन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इस जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कैलोरी में। उसके लिए आपको जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज योर जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ये रहा तुम्हारा जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू होती है 4.18। ठीक है ना, इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको जब अगर कैलोरी में दिया हुआ हो। तो इससे रिलेटेड आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर है? मेयर्स इक्वेशन वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। नाउ तो ये तो था बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में। ऑलमोस्ट हमने जो जो फॉर्मूले बनते हैं वो हमने देख लिए हैं, जो जो डेरिवेशन बनते हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है हीट ट्रांसफर, जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है और बोर्ड्स में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो देखते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, जिसमें बेसिकली आपको हीट रेडिएशन वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना है ना। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हीट रेडिएशन वाला पार्ट पढ़ना है। तो देखते हैं हीट रेडिएशन वाला सेगमेंट। हीट रेडिएशन का बेसिक सा एक मैं आपको इंट्रो दे देता हूं। हीट रेडिएशन का मतलब क्या होता है? हर बॉडी अपने अंदर से एनर्जी एमिट करती है ना। मेरी बॉडी भी अपने अंदर से एनर्जी एमिट कर रही है, आपकी बॉडी भी अपने अंदर से एनर्जी एमिट कर रही है, आपके पास में एक फोन है वो भी एनर्जी एमिट कर रहा है। और ये जो एनर्जी एमिट हो रही है वो किस फॉर्मेट में हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेट में हो रही है। किस फॉर्मेट में हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेट में ये एनर्जी एमिट हो रही है। जिस बॉडी के पास में टेम्परेचर हाई होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगी। जितना हाई टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशंस को एमिट करना। क्लियर है? डन, समझ में आया? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, मीडियम की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? अब इसी को समझने के लिए हमने एक और चीज देखा कि ये रहा एक कोई स्लैब लिया हमने,
और इस स्लैब के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडिएशंस एमिट कर रही है। दिस इज क्यू जो है इंसिडेंट एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ। अब इस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी में से कुछ पार्ट, सम पार्ट, वेरी फ्यू पार्ट, कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया है, और कुछ रिमेनिंग पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया है ना। ये हुआ एब्जॉर्ब, ये हुआ ट्रांसमिट, और ये हुआ रिफ्लेक्ट। तो यहां से हमें तीन कांस्टेंट मिलने जा रहे हैं। वैसे अगर हम लोग देखेंगे जो टोटल हीट Q है, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है, QA अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, QR अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट, QT अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट। तो यहीं से हमें तीन कांस्टेंट और मिलेंगे। A कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो है हमारे पास में QA अपॉन Q। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास QR अपॉन Q। और थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन QT अपॉन Q। देयर आर थ्री कांस्टेंट ओवर देयर, A, R and T। A कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, R कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, T कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ओवर देयर। ठीक है, थ्री कांस्टेंट्स आर देयर। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एक और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हमें समझ में आया कि इन तीनों कांस्टेंट को जब हम ऐड करते हैं A प्लस R प्लस T, तो इसका समेशन हमें 1 मिलता है। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे आगे की जर्नी देख सकते हैं हम लोग। ये जो है A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1, इफ ये A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1 हो रहा है, इफ जब हमारा सिर्फ A इक्वल टू 1 है, इट मीन्स दैट R भी 0 है और T भी 0 है। इसका मतलब वो क्या है, ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। जो भी हीट आ रही है कंप्लीट हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। इफ हमारे यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि सपोज ट्रांसमिशन 0 है, T 0 है ना, ट्रांसमिट ही नहीं हो रही है, ओपेक सरफेस बोल दिया हमने, क्या बोल दिया उसको हमने, ओपेक सरफेस बोल दिया है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसको बोल सकते हैं अथर्मोस बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है हमारे पास में जब T इक्वल टू क्या है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, T इक्वल टू अगर हमने 0 ले दिया है तो ये रहा हमारा, और अगर T इक्वल टू 0 नहीं है, T की वैल्यू कुछ है, तो उसको हम बोल देंगे डाई अथर्मोस सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये एक चीज हमारे पास में आई, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप एग्जांपल्स याद रखेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो इसके एग्जांपल बहुत सारे, क्वार्ट्ज हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे। क्या हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे भी चिपका सकते हो आप, है ना, क्योंकि आर भी अगर 0 हो, टी तो यहाँ पे भी 0 है, तो वो थर्मोस में भी आप सब लगा सकते हो। आप चाहे तो एक और एग्जांपल लिख सकते हो, कॉपर लिख सकते हो, मोइस्ट एयर लिख सकते हो, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यस, वुड भी लिख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। दिस इज द अबाउट दी क्या हमारा ART क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, थर्मोस बॉडी क्या होता है, डायथर्मोस बॉडी क्या होता है, ये उसके बारे में हमने समझा। अब यहाँ एक डेरिवेशन, एक थियरी का एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है मुझे, और वो 2 मार्क्स का एक थियरी का क्वेश्चन बन सकता है, और वो है एक साइंटिस्ट था फेरी करके, उसने एक आर्टिफिशियल, नेचुरल ब्लैक बॉडी तो बहुत कम है, कि कोई बहुत रेयर बॉडीज होगी जो, मतलब कोई बॉडी ऐसा एक्चुअल में है ही नहीं जो 100% कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करे, ऐसा नहीं है। तो एक आर्टिफिशियली एक बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई जो कोई भी अमाउंट ऑफ हीट इसमें गिरता है वो उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले।
ऐसा एक बॉडी बनाया है जिसको बोलते हैं हम फेरिस ब्लैक बॉडी। देखिए क्या है फेरिस ब्लैक बॉडी, मैं अगेन अपनी ड्राइंग दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, मान लेते हैं कि हमने डबली मेटल वॉल्ड एक स्फीयर, ये दिख रहा होगा आपको, एक होलो एक स्फीयर लिया है हमने, ठीक है ना। ये हमारा एक स्फीयर लिया है और ये डबल वॉल्ड स्फीयर है। देखो दोनों साइड ये डबल वॉल्ड है और बीच में से होलो है। ये जो स्फीयर है वो होलो स्फीयर है, ये कोई बिल्कुल क्लियर कट है होलो स्फीयर है। इसमें डबल वॉल है और बीच में एक टाइनी, एक छोटा सा हमने होल किया है, एक टाइनी होल है, एक टाइनी अपर्चर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और दिस इज डबल वॉल्ड, ये जो है हमारा डबल वॉल्ड, ठीक है। अभी होता क्या है कि यहाँ से ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ से हीट जो है इस होल से, अब और इसमें कोटिंग भी करते हैं, अंदर की तरफ जो कोटिंग है वो लैंप ब्लैक की है। इसकी कोटिंग है लैंप ब्लैक की कोटिंग है, अंदर की तरफ लैंप ब्लैक की कोटिंग है, बाहर की तरफ निकल की कोटिंग कर दी जाती है। उससे होता क्या है कि बाहर वाली मान लो इस पे बाहर के सरफेस पे हिट भी करे तो निकल जो है वो परफेक्ट रिफ्लेक्ट करने वाला है, मतलब कि जो भी आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो अंदर कोई जाता ही नहीं है। क्लियर है। अंदर की तरफ इस मतलब इस वे से, आउटर वे से कोई भी अंदर रेडिएशन जाएगी नहीं। कहाँ से जाने वाली जो भी रेडिएशन जाएगी वो इस होल के थ्रू ही अंदर की तरफ जाती है। और यहाँ पे हमने एक रख देते हैं, प्रोजेक्शन रख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक ग्लास का एक प्रोजेक्शन रख दिया है, प्रिज्म टाइप ऑफ हमने कुछ रख दिया है, कोनिकल प्रोजेक्शन जिसको बोल देते हैं, प्रिज्म टाइप हमने कुछ रख दिया है। ये अब होगा क्या, रेडिएशन यहाँ से अंदर एंटर करेगी, हिट करेगी और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होके ये अंदर ही देखो, ये जब यहाँ पे गिरेगी तो लैम्प ब्लैक 98% तो अब्सॉर्ब कर लेगा, सिर्फ 2% जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आएगा। इधर उस 2% का भी 98% एब्जॉर्ब हो गया है। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहता है और ये अंदर कंप्लीट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता रहता है, इस तरह से कंप्लीट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस होल के अंदर, इस होल से जो भी रेडिएशन इस सेटअप के अंदर आती है वो एंटायर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर कोई भी एनर्जी नहीं जाती है। तो ये जो केविटी है, ये केविटी बेसिकली एक्ट करती है एज ए आइडियल बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करती है। जितना भी हीट इस केविटी के अंदर आएगा वो एंटायर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, 100% हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब ये था हमारा फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा, उसके बाद हमारा एक और सेगमेंट आता है, वो है एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर भी एक थियरी का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है मुझे, वो प्रीवोस्ट थियरी करके एक है, वो एक थियरी का क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक थियरी का क्वेश्चन यहाँ बनता हुआ मुझे वापस दिखाई दे रहा है 2 मार्क्स का। एक प्रीवोस्ट करके थियरी है बेटा, वो आपको एनी डे पढ़ना है और वो मैंने अपने नोट्स में भी दिया है आपको, ठीक है। बेसिकली कुछ अलग से ही नाम ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो हमारी वो प्रीवोस्ट थियरी है वो हमने बोला है कि हर बॉडी में से रेडिएशंस निकलती है। हर जितना बॉडी जो है, ध्यान देना बेटा, जितना बॉडी जो है टेम्परेचर हाई होगा उतना ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। बॉडी अगर कुछ भी टेम्परेचर हो, सिर्फ बॉडी 0 केल्विन पे है तभी वो 0 केल्विन पे, तो कोई बॉडी पॉसिबल भी नहीं है ना। एक्चुअली में हमें कोई ऐसा बॉडी पता नहीं है कि जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है। ऑलमोस्ट सारी बॉडी 0 केल्विन के अबव ही है। 0 केल्विन बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा हूँ, 0 केल्विन के अबव रहती है ऑलमोस्ट इस यूनिवर्स में बॉडी। इट मीन्स ऑल ईच एंड एवरी बॉडी जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस को क्या कर रही है, एमिट कर रही है, एक्सेप्ट बॉडी एट द 0 केल्विन। ये भी कंडीशन में लिख बोल देता हूँ, क्लियर है। अब जब भी कोई बॉडी अपने अंदर से क्या निकाल रही है, रेडिएशंस को एमिट कर रही है, तो वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही है, वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही है वो डिपेंड करेगी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो वो पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, दूसरा सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगी,
क्योंकि सराउंडिंग का जितना टेम्परेचर कम होगा उतना टेम्परेचर उस बॉडी में से, उतना हीट उस बॉडी में से निकलेगा बाहर। क्लियर है। तीसरा, इसलिए आप देखना कभी आपने नोटिस किया होगा सर्दी में से हमारे अंदर से रेडिएशंस कुछ निकलती है, हम बोलते हैं तो कुछ हमें इस तरह से दिखता है ना, वो जो हमारे अंदर से रेडिएशंस निकल रही है वो हमें दिख रही है सर्दी में। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कंपेरिजन में भी काफी कम होता है। क्लियर है। इसीलिए, और हमेशा एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हॉटर बॉडी से रेडिएशन जाएगी किसकी तरफ? कोल्डर बॉडी की तरफ। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवोस्ट थियरी। ये हमें बेसिक जो हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा है, और ये रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में होती है, किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है, ये सब आप इस प्रिवोस्ट थियरी के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, एंड दैट फॉर्मूला इज ऑफ इमिसिव पावर। अब ये इमिसिव पावर क्या है ना, इमिसिव पावर। और इस इमिसिव पावर को मैं लिखने जा रहा हूं ई से, और इसका मतलब जनरली कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया। ये इमिसिव पावर ऑफ हम बात कर लेते हैं पहले ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। ठीक है। एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इसका एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट E इक्वल टू, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो एनर्जी एमिट हो रही है वो हो गई Q, एरिया A है, ये T है। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को EB से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और एक कांस्टेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं E इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। अब ये जो इमिसिविटी है, ये क्या होता है? इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर E का वैल्यू 1 है मतलब बॉडी कौन सी है? ब्लैक बॉडी है। ठीक है ना, तो ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एक और हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। क्लियर। अब एक और चीज देखेंगे, ये इमिसिव पावर जो है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है? ये हमने देखा था बॉडी के टेम्परेचर पे, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? बॉडी के टेम्परेचर पे। दूसरा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड कर रही है ये, है ना, ये भी हमने देखा था, नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रही है उसका। उसके बाद में सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो दीज आर द पैरामीटर्स जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है। और दूसरी बात, टाइम पे, टाइम का भी अपना रोल है, और ऑन टाइम कि कितने टाइम में रेडिएशंस एमिट हो रही है, इन चारों पैरामीटर के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया एक सिंपल सा जो हमारा एमिसिव पावर के बारे में। एक और लॉ हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है किरचॉफ्स लॉ। अब ये किरचॉफ्स लॉ क्या है? वैसे तो किरचॉफ्स लॉ मैंने सिंपली ये बता दिया है कि A इक्वल टू E, ये याद रखना है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। बेटा सिंपल सी बात है यार, गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज गुड एमिटर। जो जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा एमिट करने वाला है। गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज गुड एमिटर, ये हमारे को एक स्टेटमेंट याद रखना है ना, एनी डे आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज गुड एमिटर, और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है ना। अब इस पे ही एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है, आप देखेंगे उसमें यही एप्लीकेशन यूज किया गया है। तो आप अपनी नोटबुक में वो डेरिवेशन छोटा सा पढ़ लेना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क्स तो स्टेटमेंट पे ही है और 1 मार्क्स A इक्वल टू E को प्रूव करने के लिए। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है। नेक्स्ट एक थियरी और क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा स्पेक्ट्रल। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, 2 to 3 मार्क्स का। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और वो ग्राफ है इमिसिव पावर और
वेवलेंथ के बीच में, वो ग्राफ है इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में। हमने ग्राफ को देखा, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये जो इमिसिव पावर है ना, इमिसिव पावर जो है इस तरीके से हमें ग्राफ मिला। अब ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉइंट एक जगह पे पीक है, और जहां पे पीक आपको मिल गया है उसको आप बोल दीजिए लेमड़ा एम। तो आप लेमड़ा एम का मतलब लिख दीजिए जहां पर इमिसिव पावर मैक्सिमम है, जहां पर इमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम। ठीक है। दूसरी बात आपने देखा होगा, इसको ग्राफ को देखेंगे कि जब भी आपका लेमड़ा जो है लेमड़ा एम से कम है, तो वहां पर हमने देखा था कि लेमड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ में हमारा इमिसिव पावर भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है, सही बात है। और जब लेमड़ा ग्रेटर हो गया लेमड़ा एम से, तो वहां हमने क्या ऑब्जर्व किया, वहां देखा कि लेमड़ा की वैल्यू बढ़ने पर इमिसिव पावर डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक ग्राफ का कंक्लूजन हमें मिल गया है। फिर हमने एक और चीज देखा कि ये T1 टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ये जो भी ऑब्जर्वेशन लिया हमने, ये किस पे लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, ये हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया है। फोर्थ पे हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया है और ये ग्राफ जो है दोस्तों ये शिफ्ट होने लगा है किसकी तरफ, लेफ्ट साइड में ये ग्राफ शिफ्ट हो गया है। और ये लेमड़ा M2 जो है, जहां पे हमारी इमिसिव पावर मैक्सिमम आती थी, वो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमने देखा कि लेमड़ा एम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो कैन आई से दैट लेमड़ा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और यहीं से एक लॉ प्रूव हो जाता है, और उस लॉ को बोलते हैं हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेमड़ा एम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यहीं से एक लॉ प्रूव होता है, और उसको बोलते हैं हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन चचा ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और कांस्टेंट दे डाला, और वो कांस्टेंट इन्होंने दिया lambda m into t equal to that constant is 0.0029 मीटर केल्विन। आई रिपीट, आपको याद रखना है ये मीटर में रखे वेवलेंथ को, और टेम्परेचर को केल्विन में ही रखे। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आया है। ठीक है, इस तरीके से हमारे को ये किरचॉफ्स लॉ के बारे में भी पता लगा और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में भी पता लगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कर्व ही क्यों बन रहे हैं, है ना, कर्व ही बन रहे हैं। कर्व क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इमिसिव पावर जो है यहाँ पर एक और लॉ हमारे को बताते हुए जा रहा है। देखो ये जो ग्राफ है वो है स्टीफन्स बोल्टमैन लॉ, और वो इसका भी एक पॉइंट है कि स्टीफन्स बोल्टमैन लॉ क्या बोल रहा है, और वो इसी ग्राफ में से आता है। क्यों कर्व बन रहे हैं, क्योंकि जो इमिसिव पावर है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of the temperature, directly proportional to the fourth power of the temperature। proportionality के साइन को हटाया, कांस्टेंट आया सिग्मा, सिग्मा टू द पावर 4। अब यहाँ से आप अगर आप चाहे तो रेट ऑफ हीट निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, और वो रेट ऑफ हीट मिलेगा EB इक्वल टू Q बाय टी ए। Q बाय टी निकालना है हमें, है ना, रेट ऑफ हीट को अगर हम लोग निकालना चाहे तो Q बाय टी निकालना है, और विच इज इक्वल टू EB इंटू ए, और वो मिल जाएगा हमें सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। ठीक है, और अगर आपको नेट हीट, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि बॉडी हीट एब्जॉर्ब ही बॉडी हीट एमिट ही कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही होगी सराउंडिंग की बॉडी से। तो नेट अगर आपको निकालना है, नेट रेट ऑफ हीट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको सराउंडिंग का इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। नेट रेट ऑफ हीट, नेट रेट ऑफ हीट निकालना है तो कुछ नहीं है, सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4, ये एमिट किया है, माइनस कर दीजिए सराउंडिंग का इफेक्ट टी इंफिनिटी टू द पावर 4। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखना होगा, ये तो हमने ब्लैक बॉडी के लिए देखा है।
ऑर्डिनरी के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा QIT नेट निकालना है। ऑर्डिनरी के लिए इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो जब भी सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, रिजॉइन करने की जरूरत नहीं है वापस से। इसी के साथ ये सिनॉप्सिस कंप्लीट होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है दोस्तों, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला